तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को विद्यालोक जीएस एकेडमी में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम एक सीरीज, एक नहीं दो सीरीज शुरुआत किए हुए हैं, एक इतिहास का और दूसरा पॉलिटी का। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलेंगे पॉलिटी का। आज अल्टरनेट पे हम लोग एक दिन इतिहास और एक दिन पॉलिटी पढ़ते हैं। तो चलते हैं आज फिर, और आपको आज से अनुच्छेद, भाग, सारे चीज आप लोगों को बताते चलेंगे, और बिल्कुल एक से लेकर के और बिल्कुल आसान भाषा में एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल दे करके बताएंगे। जितना आसान हो सके, जितना आप लोगों को समझने में इसी वर्ड का इस्तेमाल करना पड़े, आसान शब्दों का इस्तेमाल करना पड़े, हम आप लोगों के लिए करेंगे। और चलिए, तो फिर बिना समय गवाए हम लोग शुरुआत करते हैं कि क्या है अनुच्छेद एक में, क्या है नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो भाग एक में है, संघ एवं राज्यों का क्षेत्र, ये भाग एक में है। और बात अनुच्छेद की करें तो अनुच्छेद एक से लेकर के चार तक, चार के बीच में, यानी कि आज हम लोग अनुच्छेद एक से लेकर के चार को क्लियर करेंगे। और बहुत अच्छे से याद भी करना, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा बनता है। अगर पॉलिटी से पूछता है तो अनुच्छेद पूछता है, और डायरेक्ट पूछता है कि बताइए अनुच्छेद 16 में क्या है, अनुच्छेद 20 में क्या है, अनुच्छेद 368 में क्या है, अनुच्छेद 148 में क्या है। इस तरह से सवाल आते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना है, और इसी तरह से हम लोग चलेंगे, पढ़ते याद करते हैं। तो चलते हैं, अनुच्छेद एक में क्या है। तो अनुच्छेद एक में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, जो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये शब्द जो है, ये जो फ्रेज है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे संघ है, अगर गलती से समूह आ जाए तो समूह नहीं है, बल्कि राज्यों का संघ है। अनुच्छेद एक में क्या है, राज्यों का संघ है। अब एक चीज आप देखिएगा कि अगर भारतीय संविधान में भारत का नाम अगर देखा जाए, इससे तो नाम तो अनेक तरह से, अनेकों नाम से पूरा जाता है, जैसे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, इन सब नामों से भारत को पुकारा जाता है। लेकिन अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए तो भारत अर्थात इंडिया, ये दो नाम ऑफिशियली है। तो अनुच्छेद एक में क्या है, राज्यों का संघ है। उसी तरह से अनुच्छेद दो देखेंगे, अनुच्छेद दो देखेंगे और अनुच्छेद दो में क्या है कि नए राज्यों का निर्माण या बाहरी क्षेत्र का प्रवेश। यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, दो और तीन में कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन इसलिए होता है कि दोनों में एक ही बात है। इसमें तीन में भी यही है कि नए राज्यों का निर्माण करना है, सीमा में परिवर्तन करना है या नाम में परिवर्तन करना है। और दो में भी वही है कि राज्यों का निर्माण करना है या क्षेत्र को परिवेश करना है। तो फर्क हमें कैसे समझना है कि जो अनुच्छेद दो है, ये पहले से भारत में क्षेत्र एग्जिस्ट, यानी कि भारत में नहीं है, भारत में इसका अस्तित्व नहीं है, किसी दूसरे क्षेत्र को भारत में मिला रहे हैं। जैसे कि आप देखे होंगे 1975 से पहले सिक्किम हमारा भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था। लेकिन 35वां संविधान संशोधन के तहत 1974 में संबंध राज्य को संबंध राज्य का दर्जा दिया गया था। किसको? तो सिक्किम को, सिक्किम को। ठीक उसी तरह से 36वां संविधान संशोधन होता है 1975 में, और पूर्ण राज्य का दर्जा देता है सिक्किम को, जो कि राज्य का यानी देश का 22वां राज्य बनकर तैयार होता है सिक्किम। तो ये सिक्किम 1975 से पहले भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था, वो स्वतंत्र हुआ करता था। लेकिन उसको भारत में मिलाया गया, यानी बाहर था, बाहर से उसको भारत में लाया गया। उसी तरह से अगर अनुच्छेद तीन को देखते हैं, अनुच्छेद तीन को, तो भारत के अंतर्गत, यानी कि जो भारत में वर्तमान में एग्जिस्ट कर रहा हो, भारत में एग्जिस्ट कर रहा हो क्षेत्र, यानी उसका नाम परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा परिवर्तन कर सकते हैं, हाँ, नए राज्य का गठन कर सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, जैसे बिहार से अलग हुआ झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, हाँ, 2000 ईस्वी में अलग हुआ। तो ये भारत, बिहार जो था पहले से भारत में एग्जिस्ट करता था। उसके बाद ये नया झारखंड बना है कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। यानी कि अनुच्छेद जो तीन में है, वो भारत के अंदर क्षेत्रों का नए राज्य के रूप में गठन करना, परिवर्तन करना, नाम में या सीमा में परिवर्तन करना। और जो अनुच्छेद दो है, भारत से बाहर है, वो भारत का हिस्सा नहीं कभी था, लेकिन अब वो हिस्सा होने वाला है, तब उसे एक नए राज्य के रूप में स्थापना कर रहा। अब ये सब करता कौन है?
तो आप एक बात याद रखिएगा कि ये सब करने का जो दायित्व है वो संसद को, लेकिन राष्ट्रपति के पूर्व अनुशंसा से ही, ऐसा नहीं कि संसद को मन किया आज चलो बिहार का नाम बदल दी, ऐसा नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति से अनुशंसा लेना पड़ता है कि ऐसा हमें करने जा रहा है। हालांकि जब अगर मान लीजिए किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है या क्षेत्र में किसी तरह से अदलाव बदलाव करना है, तो वहां के संबंधित उस राज्य का जो विधानमंडल होगा उससे भी ये राय लिया जाता है। हालांकि वो राय अनुमति जो बोल सकते हैं केंद्र के लिए, जैसे संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होता, मतलब क्यों जरूरी नहीं है कि, मतलब एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बिहार का नाम परिवर्तन करना है या कि बिहार का थोड़ा सा सीमा काट करके एक नए राज्य का स्थापना करना है, तो बिहार का जो विधानमंडल होगा केंद्र सरकार के यानी संसद के द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा। हाँ, और इन्फॉर्म किया जाएगा कि ऐसा हम लोग करने वाले हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि विधानमंडल अगर बोले कि नहीं ऐसा नहीं करने देंगे तो ये संसद नहीं मान सकता। जब बस हाँ एक हामी के लिए, एक पूछने के लिए, यानी समझ ये बात कर सकते हैं कि फॉर्मेलिटी के लिए विधानमंडल से संबंधित राज्यों के जो विधानमंडल होते हैं उसके पास भेजा जाता है, लेकिन सारा काम संसद के द्वारा ही किया जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि ये सब करता कौन है, नाम बदलना, ये सब करना, नए राज्य का स्थापना करना, तो ये सब काम किसका है, तो ये संसद का है, संसद का है, संसद का काम है। और ये अनुच्छेद 2 के तरह ही, मतलब दो से ही अधिकार दिया गया है। फिर आते हैं अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद नंबर 4 यह कहा गया है कि जो अनुच्छेद 2 में परिवर्तन या जो कुछ भी हुआ, या फिर अनुच्छेद 3 में के अंतर्गत नए राज्य का निर्माण हो, चाहे जो कुछ भी हो, ये सब, हाँ ये सब किए गए परिवर्तन इसे संविधान संशोधन यानी अनुच्छेद 368 नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ, या तो अनुच्छेद 2 या 3 में किए गए परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे ये 4 अनुच्छेद, और चारों अनुच्छेद को अच्छे से याद रखना है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं कि क्या बात होती है। लेकिन हम लोग भाग जैसे एक पढ़ रहे हैं ना, तो उससे संबंधित जितने भी राज्य का गठन हुआ है, कैसे हुआ, क्या हुआ, उन सबको समझते चलेंगे। और पहला जो हम लोग का ये भाग है संघ एवं राज्यों का क्षेत्र, उसी के अंतर्गत जो भी जितने भी फैक्ट्स होते हैं हम लोग सब एक बार में क्लियर करते चले जाएंगे। भारत स्वतंत्रता अधिनियम जब 1947 आता है, उसके तहत भारत 2 राष्ट्रों में विभक्त होता है, एक भारत के नाम से और दूसरा पाकिस्तान के नाम से। जब ये दोनों 2 राष्ट्र का निर्माण होता है, तो उस समय 3 विकल्प दिया जाता है रियासतों को कि या तो आप भारत में रहिए, या तो आप पाकिस्तान में चले जाइए, या तो आप स्वतंत्र रहिए। उस दौरान 1947 की बात करें तो कुल 552 देशी रियासत हुआ करता था, 552, जिसमें से 549 आसानी से भारत में शामिल हो गया। इसमें से 549 549 जो देशी रियासत था वो भारत में आसानी से शामिल हो गया, कहा नहीं भाई हम भारत में ही रहेंगे और भारत के साथ ही रहना है। लेकिन 3 जो रियासत था वो भारत में मिल ही नहीं रहा था, अस्वीकार कर रहा था, मिलने से मना कर रहा था। तो उसके बाद देखते हैं आगे, इस स्लाइड को हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं उसके। हाँ तो दोस्तों, जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कि 552 देशी रियासत था, 552 में से 549 देशी रियासत भारत में शामिल हो गया था आसानी से, लेकिन 3 जो देशी रियासत था वो भारत में शामिल होने से मना कर रहा था, यानी कि अस्वीकार कर रहा था। अब वो 3 जो रियासत था उसका नाम था, पहला जूनागढ़, दूसरा जम्मू कश्मीर और तीसरा हैदराबाद। इन तीनों को मिलाया गया। अब कैसे मिलाया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, ये जनमत संग्रह क्या होता है, तो वहां उस क्षेत्र यानी कि जो जूनागढ़ वाला क्षेत्र था वहां पे जो लोग निवास कर रहे थे उन लोगों से वोटिंग करवाया गया था कि वोटिंग देखा जाए कि कौन सा ज्यादा, मतलब भारत में रहने वाला परसेंट आता है या कि पाकिस्तान में। ये यदि पाकिस्तान रहने वाला ज्यादा परसेंट में आता तो पाकिस्तान चला जाता या तो स्वतंत्र हो जाता, लेकिन देखा गया कि भारत के पक्ष में यानी भारत के साथ रहने वाले ज्यादा परसेंटेज रहा वोटिंग का, इसीलिए जनमत संग्रह के आधार पे जूनागढ़ को मिलाया गया। तो
जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को मिलाया गया था 9 नवंबर 1947 को। 9 नवंबर 1947 को, ये डेट याद रखिएगा, ये डेट हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिलाया गया था, और उस समय शासक हुआ करता था राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह के समय विलय पत्र पर सिग्नेचर करवा के मिलाया गया था 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को। उसके बाद तीसरा था हैदराबाद। हैदराबाद में सैन्य करवाही, सैन्य करवाही के बल पे हैदराबाद को मिलाया गया था सन 1948 में, भारत में मिला लिया गया था। तो जैसे कि हम लोग देखे दोस्तों, 552 था, 549 भारत में शामिल हो गया था। उसके बाद 3 जो था मना कर रहा था, कौन था? जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। जूनागढ़ को मिलाया गया था जनमत संग्रह के आधार पे, और जम्मू कश्मीर को मिलाया गया था विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा करके, और उसके बाद जो हैदराबाद है वो सैन्य करवाही के मदद से 1948 में मिलाया। उसके बाद राज्य पुनर्गठन के लिए अलग अलग आयोग गठन किया गया, जिसमें से पहला आयोग है धर आयोग। इसके अध्यक्षता हुए थे एस धर आयोग। हाँ, इसके जो अध्यक्ष हुए थे एस के धर। इसके जो अध्यक्ष थे एस के धर, इसके अध्यक्ष हुए। जून 1948 में इसका गठन होता है और रिपोर्ट देता है दिसंबर 1948 में। अब जो धर आयोग है, ये रिपोर्ट में यह देता है कि भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाषा बहुत तरह के बोला जाता है भारत में। ऐसा नहीं कि किसी एक भाषा बोला जाता है। जैसे सपोज आप मान लीजिए बिहार में, तो बिहार में ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी बोला जाता है, बल्कि यहाँ पे मैथिली भी बोला जाता है, भोजपुरी भी बोला जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि राज्य बिहार को 2-3 राज्यों में बांट दिया जाए। तो कह सकते हैं कि जो धर आयोग था, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने से मना कर दिया, बल्कि प्रशासनिक आधार पर गठन किया जाए। किस आधार पे? प्रशासनिक आधार पर गठन किया जाए। उसके बाद दूसरा समिति की बात करें तो जेवीपी समिति। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पटाभी सीतारमैया। ये तीनों मिला करके ये समिति का गठन किया गया था दिसंबर 1948 को, और रिपोर्ट दिया जाता है कब? अप्रैल 1949 को। अप्रैल 1949 को इसमें यह दिया गया था। हाँ, इसमें यह दिया गया था क्योंकि उस समय ना क्या हुआ था कि दक्षिण भारत में ना भाषा के आधार पर राज्यों का गठन के लिए पुरजोर तरीका से मांग किया जा रहा था। उसी दौरान एक कांग्रेसी कार्यकर्ता हुआ करते थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। इस नाम को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोट्टी श्री रामुलु ने 56 दिन तक भूख हड़ताल अनशन पे बैठे थे। भूख हड़ताल या अनशन पे बैठे थे। 56 दिन के बाद 57वां दिन इनका देहांत हो जाता है। अब देहांत होता है तो दक्षिण भारत में और ज्यादा भी विरोध होने लगता है, बल्कि और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की मांग और भी तेज होने लगा। हाँ, तो अंततः मजबूरन में कह सकते हैं 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर एक राज्य निर्माण किया गया था। याद रखिएगा, 1953 में 1953 में आंध्र प्रदेश को एक भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया था। हाँ, उसके बाद तीसरा फजल अली आयोग। फजल अली आयोग दिसंबर 1953 में स्थापना हुआ था, और फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे। फजल अली एक, दूसरा हृदय नाथ कुंजरू, HN कुंजरू, हृदय नाथ कुंजरू, और तीसरा जो थे के एम पणिक्कर। ये इसमें भी 3 सदस्य थे। ये एक भाषा एक राज्य का जो कंसेप्ट था या फॉर्मूला था, ये इसको भी रद्द कर दिए, नहीं माने। हाँ, फिर उसके बाद देखा जा रहा है तो दक्षिण भारत में अब जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो जाहिर सी बात है अब एक राज्य गठन हुआ था, अन्य राज्य भी मांग करेगा। हाँ, मांग चलता रहा, लेकिन अंततः हुआ ऐसा कि भारत के कुछ क्षेत्र जैसे पांडिचेरी हो गया, गोवा, दमन और दीप, इन सब को जैसे फ्रांस से कब्जा में था पांडुचेरी, जो कि 31 अक्टूबर 1954 को भारत में मिलाया गया था। 31 अक्टूबर 1954 को
पांडिचेरी को भारत में मिलाया गया था और एकमात्र ऐसा केंद्र शासित है, यानी पांडिचेरी जो है भारत के 3 राज्य में है। कौन-कौन सा? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। आंध्र प्रदेश में क्या है? तो यनम। तमिलनाडु में क्या है? तो कराईकाल। और केरल में क्या है? तो माहे। ये 3 राज्य में केंद्र शासित फैला हुआ। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित है जो कि भारत के 3 राज्य में फैला हुआ है? तो वो पांडिचेरी है। इसको भारत में कब मिलाया गया था? फ्रांस से लेकर के 31 अक्टूबर 1954 को मिलाया गया था। हाँ, इसको मिलाया गया। हाँ, तो जैसे दोस्तों लोग देख रहे थे पांडिचेरी को 31 अक्टूबर 1954 को भारत में मिलाया गया था, लेकिन 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया था। केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया था। उसी तरह से गोवा, दमन और दीव को 1961 में भारत में मिलाया गया था। हाँ, 1961 में भारत में मिलाया गया था और 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत केंद्र शासित का दर्जा दिया गया था। 12वां संविधान संशोधन 1962 में केंद्र शासित, यूटी मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, याद रखिएगा। हम यहाँ पे यूटी लिखा है, मतलब यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद 56वां संविधान संशोधन के तहत 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 56वां संविधान संशोधन 1987 एक राज्य का दर्जा दिया गया था। तो देखा जाए 1956 में कुल 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखते हैं कि 14 राज्य के बाद कौन-कौन सा राज्य का गठन होगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं एक नजर। 15वां राज्य के रूप में गुजरात को स्थापना किया गया था, मुंबई से अलग करके 1960 में। गुजरात को 1960 में। उसी तरह देखा जाए तो 16वां राज्य नागालैंड 1963 में। नागालैंड 1963 में। फिर 17वां राज्य के रूप में हरियाणा, जो कि पंजाब से अलग किया गया था, और नागालैंड को असम से अलग किया गया था। हरियाणा को पंजाब से 1966 में किया गया है, और चंडीगढ़ जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है 1966 में ही इसका भी गठन किया गया था। फिर 18वां राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश 1971 में। हिमाचल प्रदेश 1971 में। फिर 19वां राज्य के रूप में मणिपुर 1972 में। ये देखिएगा, ये 3 जो राज्य है ना, एक ही साल हुआ था, 1972, 1972, 1972 में। 19, 20, 21वां राज्य, 19वां, 20वां, 21वां। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये 3 राज्य 1972 में राज्य बना था। उसी तरह से 22वां राज्य की बात करें तो सिक्किम, जो कि 1975 में बना है। फिर 23वां राज्य की बात करें तो मिजोरम 1987 में। फिर यहाँ पे देखिएगा तो 3 राज्य, ये 23वां, 24वां, 25वां, 23वां, 24वां, 25वां, और यहाँ था 19वां, 20वां, 21वां। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में। उसी तरह से यहाँ पे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा कितना गठन हुआ तो 1987 में। ये 3 राज्य, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987 में। फिर 26वां राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को गठित हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग होकर के। ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर के 1 नवंबर 2000 को गठित हुआ था, जो कि देश का 26वां राज्य है। और 27वां की बात करें तो उत्तराखंड। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी में स्थापना हुआ था। उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था। उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था। उसके बाद 28वां राज्य की बात करें तो झारखंड, जो कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को स्थापना हुआ था, झारखंड का 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और 29वां राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन किया गया था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को। बात आता है कि अब 28 राज्य क्यों है, तो क्योंकि 2019 में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया था। तो दोस्तों, आप लोग आज समझ चुके होंगे कि अनुच्छेद 1 से 4 क्या है। अब उससे रिलेटेड जितना भी जो फैक्ट था हम बताने की कोशिश किए, और सभी जो राज्य हैं सभी राज्य का स्थापना, यदि एक बार में याद तो नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं, समझ सकते हैं। इसको रिपीट कीजिएगा, बार बार देखिएगा तो आप चीजों को समझ पाएंगे। तो हमें लगता है आज का क्लास यहीं पे विराम देते हैं। फिर अगले कल का क्लास देखना न भूलें, क्योंकि कल हम लोग इतिहास में चलने वाले हैं और उसी को आगे करने वाले हैं। भारत में यूरोपीय कंपनी, उसके बाद बंगाल, बंगाल, फिर अवध, ये सब का जो उदय हुआ था मुगल शासकों में, मुगल शासन में, तो वो सब देखेंगे इतिहास में कल का दिन। तो आज के लिए हम यहीं पर रोकते हैं। और दोस्तों, आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है,
कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को सब सभी जगह शेयर करें, जो भी निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं, जो बेचारे जिनको नहीं पता है, आप उनको शेयर कीजिए, बताइए। यहाँ पे बिल्कुल भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और एकदम अपनी भाषा में और एक उदाहरण दे करके, जैसे कि आप लोग समझ सकें, और जो भी उदाहरण दिया जाएगा वो मतलब जीवन से, मतलब ये अ, हमेशा बहुत ज़्यादा लेंदी वाला बात या नहीं करेंगे, जो भी होगा आसान भाषा में। तो चलिए, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो उसके लिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।